सुप्रभात बच्चों, हमने कल औपचारिक पत्र के रूप में पीछे अध्ययन किया था। आज हम फिर एक औपचारिक पत्र के रूप में धन्यवाद पत्र के रूप में पत्र लिखते हैं बच्चों। और कल शुभकामना रूपी पत्र था और आज धन्यवाद के रूप में हम पत्र लेखन के प्रारूप को देखेंगे। जो औपचारिक पत्र के रूप में आते हैं वो एक निजी परिवार में किसी भी सदस्य को अपनी फैमिली सदस्य होता है, परिवार पारिवारिक रूप में होता है, उनको पत्र लेखन करते हैं। तो उन पत्र लेखन के तहत जो इस प्रकार के पत्र होते हैं इसे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा। इस प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। और विद्यालय जो किसी भी प्रकार के विद्यालय में जब पत्र भेजा जाता है तो वो औपचारिक रूप में होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद हो रहा होगा। बार बार जैसे जैसे आप पत्र अनेक पत्रों के साथ अध्ययन करते जाएंगे आपको बच्चों समझ में आता जाएगा। तो आज हम अपने पत्र के अंदर धन्यवाद के पत्र के रूप में पत्र लेखन करेंगे, जो अनौपचारिक पत्र के रूप में जाना जाता है या इसको पहचाना जाता है। तो विशेषताओं की बात की जाए तो वही बात हम पत्र का देख लेते हैं कि जो एड्रेस होता है उसको लिखते हुए अभिवादन संबोधन जिस प्रकार का हमारे जो संबंध है जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं भेज रहे हैं, तो उसको संबोधन के रूप में और उनको अभिवादन किस तरह से करेंगे। और फिर जो समापन के रूप में जो दो भाग मुख्य होता है और जो बीच का भाग जहाँ तक हम अपने जो मुख्य बात करते हैं वो बिल्कुल मध्य भाग में या कह सकते हैं मुख्य मध्य भाग में जाना जाता है। जो शीर्ष भाग है उसके बाद अंदर अपनी जो जिसके तहत हम अपना पत्र लिख रहे हैं उसमें एड्रेस दिनांक और संबोधन या अभिवादन यहाँ तक लेते हुए हम जो ऊपर का शीर्ष भाग होता है उसके अंदर रखते हैं। तो इस तरह से आप पहचान रखेंगे। जो एकमात्र लाइन की बात कर लेते हैं वो आपकी 10 दिनांक के नीचे टिक मार्क किया हुआ आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे आप इसको अपने नोटबुक के अंदर ऐसे टिक मार्क तो नहीं करेंगे, ये आपको एक संकेत मात्र है लाइन छोड़ने के लिए। तो यहाँ आप याद रखेंगे। तो उसके ऊपर हम जो एड्रेस लिखते हैं प्रेषक का जो मतलब एड्रेस होता है, प्रेषक मतलब आप यानी जो पत्र लिखने वाला होता है वो प्रेषक होता है बच्चों। तो यहाँ आप इस बात को याद रखेंगे। और पाने वाले का एड्रेस है वो 10 ऐसे तो पत्र के बाहर रहता है, जहाँ हम एड्रेस ग्रुप में लिखते हुए भेजते हैं। तो हम उसकी जरूरत नहीं होती जितनी भी आपको पत्र जो भेजने वाला होता है प्रेषक उस एड्रेस होना या अति आवश्यक होता है। तो हम अब देखते हैं पत्र अपने पत्र के अंदर किस प्रकार से अपना पत्र लेकर करेंगे। मान लीजिए आप अपने मामा जी के द्वारा भेजा गया उपहार है उसके लिए आप धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर या अपने नोटबुक में हेडिंग मानते हुए ऐसा लिखेंगे कि अपने मामा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक धन्यवाद पत्र लिखिए। यानी इस प्रकार से आपको एक हेडिंग दी जाएगी पत्र लेखन के लिए। अगर एड्रेस नहीं रहता है तो आप अपना एड्रेस रखेंगे। और अगर आपको पत्र लेखन में एड्रेस दे दिया जाता है कि मान लीजिए या माना कि आप अलवर निवासी और जैसा भी जैसे यहाँ पर तो पत्र लेखन करने वाला है प्रेषक है वो भवेश है जो अपने मामा जी को पत्र भेज रहा है। तो यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि माना कि आप भवेश को और आप अपने मामा जी को एक पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक धन्यवाद पत्र लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जिस तरह से हमने यहाँ पर वार्ड नंबर 7 आवासीय कॉलोनी बरसाना लिखा है इस प्रकार से यहाँ भी किसी भी प्रकार का हम एक अपने काल्पनिक रूप से वहाँ का एड्रेस ऐसा मानेंगे। जैसे हम अपने नोटबुक के अंदर कर रहे हैं तो ऐसा मान सकते हैं 144 यहाँ पर जिस तरह कोई भी कॉलोनी हो सकते हैं। वहाँ की जो कॉलोनी है किसी भी प्रकार की कॉलोनी हो सकती है, उसका नाम आप लिख सकते हो बच्चों कॉलोनी। इस तरह से कह देंगे अलवर इतना इस तरह से भी एड्रेस हो सकता है बच्चों। और अगर यहाँ किसी प्रकार का एड्रेस नहीं है तो हम खुद के एड्रेस लिख सकते हैं 7 आवासीय कॉलोनी बरसाना दिनांक आज के लिखेंगे अपने 11/9/2020 और फिर इसके बीच में आप एक लाइन का स्पेस देंगे। स्पेस देते हुए फिर आप शुरू करेंगे अभिवादन के रूप में यानी अभिवादन करेंगे। यानी आप संबोधन जिस तरह से पहले संबोधन ही रहेगा
कि आपका संबंध क्या है, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसके साथ आपका संबंध क्या है। जैसे हमने सारणी में देखा था, टेबल में देखा था, सबसे पहले संबंध औपचारिक पत्र के रूप में। तो संबंध की बात की जाए तो मामा जी यानी आपके मामा जी लगते हैं, वो आपके संबंध के रूप में, यानी आपका क्या रिश्ता है, यानी आपके मामा जी हैं, यानी संबोधन हो जाएगा। और फिर साधन प्रणाम, तो ये आपको जो साधन प्रणाम है ये उनको अभिवादन हो जाएगा, यानी जैसा संबंध है वैसा अभिवादन करेंगे। फिर आप सादर प्रणाम करते हुए अभिवादन करेंगे। तो ये बच्चों जो आपका एड्रेस लेकर यहाँ तक आता है ये शीर्ष भाग के अंदर होगा। जैसे हमने निशानी के जो प्रारूप बनाया था, प्रारूप के रूप में लिखा था, उस प्रारूप में हमने देखा था। तो जो पहला भाग आपका इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए शीर्ष भाग, क्योंकि बच्चों आपका जो पत्र लेखन आपको दिया जाता है एग्जाम के अंदर आप करोगे वो भी कम से कम 4 से 5 और 6 नंबर तक का होता है। तो ये हमारे मोस्ट भी बड़ा होता है क्योंकि पूरे मार्क्स लिए हुए होते हैं। तो यानी कि जो ग्रामर भाग है वो लगभग मार्क्स के लिए होता है। तो आप अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण की बात करें तो वो भी लगभग 3, 4, 5 या 6 नंबर तक का होता है। पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन भी आपको 5 नंबर से या 4 नंबर से लेकर 5, 6, 7 नंबर तक का पत्र लेखन दिया जाता है। तो बच्चों इस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से करने से आपको एक अच्छे मार्क्स से मिलते हैं। और अगर हम बात निबंध की करें तो निबंध भी कम से कम 8 नंबर से लेकर ऊपर होता है। 8, 9, 10 नंबर तक, 12 नंबर तक का निबंध हो सकता है। इसलिए ग्रामर जो पार्ट है, जो व्याकरण पार्ट है, वो आपके काफी मोस्ट हो सकता है। इसके लिए आप उसको ज्यादा से ज्यादा और लिखने की कोशिश करनी चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके से करने की उसको कोशिश से रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम इसको शीर्ष भाग, मध्य भाग और अंतिम जो भाग है या हम कह सकते हैं अधो भाग बोलते हैं, जिसे नीचे के बाद या समापन के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग रूप में बंटा होता है और जो आपको नंबर्स होते हैं वो भी अलग अलग रूप में ही बटे हुए होते हैं। यानी कि माने कि अगर इसके 3 भाग है तो आपका जो निबंध ये जो पता लेना है 6 नंबर का है, तो 2 नंबर का पार्ट ये रहेगा, 2 का ये रहेगा और 2 ये रहेगा। बाय चांस आप अच्छा कर दिया, ये दोनों में इसमें आ गए, दोनों में आ गए, लेकिन आपने समापन के अंदर थोड़ी गलती कर दी, कहीं पर पूर्णविराम नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाए, तो वहां पर इस प्रकार से आपको मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये पार्ट्स में बंटे होते हैं, पर पार्ट्स में ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़े मध्य भाग के अंदर जो मुख्य भाग है उसको देखते हैं। कल कोरियर के द्वारा मुझे आपका भेजा हुआ घड़ी का उपहार मिला, यानी आप किसको कह रहे हैं, अपने मामा जी को, आप उनको पत्र यानी उनके पत्रोत्तर के जवाब में, यानी उनके जो कोरियर मिला आपको उनके जन्मदिन पर, तो उससे समझ जो उपहार मिला है उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो आप अपने मामा को या अपने मामा जी को विचार प्रकट कर रहे हैं कि कल कोरियर के द्वारा मुझे आपका भेजा हुआ घड़ी का उपहार मिला। उस समय मेरे कई मित्र भी घर पर थे, यानी मेरे मित्र मेरे पास आए थे, आपको कोरियर मिला, मेरे मित्र भी मेरे पास थे, तो आपके द्वारा भेजी गई टाइटन की वह सुंदर घड़ी मुझे ही नहीं मेरे मित्रों को भी बहुत पसंद आई। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम इस तरह से अपने जो भेजा गया उपहार है वो मुझे भी पसंद, बल्कि मेरे मित्रों को भी बड़ा पसंद आया। तो मामा जी, तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों जो आप विश्वव्यापी चिन्ह लगाते हैं ये भी आवश्यक ही होता है, क्योंकि हम सामने वाले को जैसे बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, हम संबोधन कर रहे हैं, और जहाँ पर भी संबोधन या कुछ बोलकर कहा जाता है तो वो क्या कहता है बच्चों, हम विस्मय यानी आश्चर्य रूप से आप उनको संबोधन के रूप में कह रहे हैं, विस्मयता प्रकट करता है सामने वाला, जैसे ऐसा अपने नाम को या अपने जो संबंध को देखता है तो उस प्रकार से वो बोलता है। यानी कि मामा जी, मैं पिछले कई महीने से हाथ घड़ी लेने की सोच रहा था, आपने न जाने कैसे मेरी इच्छा को बांट लिया और मेरे जन्मदिन पर एक सुंदर घड़ी उपहार स्वरूप भेजकर मेरी मनोकामना पूरी कर दी। यानी आपके मन में भी ऐसी लालसा थी घड़ी लाने की, कई दिनों से, कई महीनों से आपके मन के अंदर चल रहा था कि मैं कोई घड़ी लेके आऊं, मुझे आवश्यकता है, और आपके जन्मदिन पर इस तरह से घड़ी भेज देने से आपकी वो मनोकामना
पूर्ण हो जाती है, आप गदगद हो जाते हैं खुशी के मारे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि आपने जो घड़ी भेजी वो वास्तव में मेरी मनोकामना पूरी कर दी। ये आपने जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर सी घड़ी भेज कर पास रूप दी है, इससे मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपके द्वारा भेजी गई घड़ी एक हो तो मुझे मेरे प्रति आपके स्नेह का स्मरण कराएगी, यानी मैं हर समय आपको याद रखूं, जब भी मैं घड़ी देखूंगा तो आप मुझे याद आएंगे ही आएंगे। और फिर कहते साथ ही मुझे समय निष्ठा की शिक्षा देते हुए हर कार्य को समय पर करने की भी प्रेरणा देगी। और साथ में जो आपकी घड़ी है ये मुझे समय के साथ साथ चलते हुए हर काम को समय पर करने की प्रेरणा देगी कि मैं इस घड़ी को हमेशा याद रखूंगा। तो इस उपहार के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका कृतज्ञ करता हूँ, आपका एहसान मानता हूँ कि आपने बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है। तो इस तरह से हम बच्चों अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद के रूप में मानते हैं यहाँ पर। फिर आप यानी मध्य भाग को समापन करते हुए फिर आप लिखेंगे पूज्य मामी जी को सादर प्रणाम। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि जो पूज्य होता है, यानी अगर जेंडर की बात की जाए तो ये पुल्लिंग में पूज्य लिखा जाता है, और अगर हमें स्त्रीलिंग में लिखना होता है तो पूज्य लिखेंगे। याद रखना बच्चों, यहाँ पर पूज्य के रूप में लिखा जाएगा पूज्य मामी जी को सादर प्रणाम तथा उनको स्नेह है। तो ये भी उनको बोलने के लिए कह रहा है कि ये विस्मयादित्य जन किसको प्रकट कर रहा है, तो मामी जी और जो रिंकू है उनको, कि वो भी पत्थर देखेंगे या नहीं देखते हैं तो मामी जी आप उनको बोलेंगे ऐसा मेरी तरफ से, यानी कि आपके जो विचार है वो किनको बता रहे हैं, आपकी मामी जी और रिंकू को। तो ये विस्मयादित्य जन वहां पर उस प्रभाव को प्रकट करता है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर आप लिखेंगे आपका प्रिय भांजा भवेश। तो इस तरह से करते हुए आप इस पत्र का समापन करेंगे। तो कोशिश करना आप एक ही पेज पर लिखा जाए, यानी आपका पूरा पत्र है वो एक पेज पर ही आ जाए, और सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर व्यवस्थित तरीके से आप यहाँ नोटबुक के अंदर आप भाषा यहाँ पे लगा होता है उसके अनुसार रखते हुए आप बिल्कुल इसके पास से लिखते हुए अपने पत्र का समापन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह आपको याद भी रखना है, ये शीर्ष भाग होता है, ये मुख्य मध्य भाग होता है, और ये आपका समापन के रूप में अधो भाग होता है। तो समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे औपचारिक पत्र के रूप में लेंगे, तो औपचारिक 2 पत्र हो चुके हैं, तो आप अच्छी तरह समझेंगे इनको और अभ्यास करते हुए अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। और कल आपकी नोटबुक विद्यालय में आनी है, तो कल आप अपना वर्क कंप्लीट करते हुए स्कूल के अंदर विद्यालय के अंदर अपनी नोटबुक भेजेंगे बच्चों। जय हिंद।